स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है उससे प्रतिदिन 150 प्रश्नों का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका फायदा इस रूप में होगा कि जब आप बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो उस वक्त आपके जो सामने प्रश्न रहेंगे तो वैसा नहीं लगेगा कि ये प्रश्न हमारे नज़र से गुजरे हुए हैं। तो वो प्रश्नों पे आपकी समझ और विकसित रहेगी, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहले से जानकारी रहेगी ताकि आप प्रश्नों को वहां अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते इसका आंसर तो आपको पता होगा कि ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मुंडकोपनिषद होगा कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बाकी जो तीन ऑप्शन है कि कठोपनिषद में फिर क्या है, तो कठोपनिषद में आपका यम और नचिकेता के बीच वाद विवाद का वर्णन है। यम और नचिकेता के बीच वाद विवाद का वर्णन किसमें मिलता है, तो वो आपका कठोपनिषद में मिलता है। ईसो उपनिषद में क्या है, इसमें कर्मफल के सिद्धांत का उल्लेख है, यानी निष्काम कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म के सिद्धांत का उल्लेख जो है आपको ईशोपनिषद में है। यानी ईशोपनिषद में यह उल्लेख है कि कोई व्यक्ति को बिना फल या परिणाम की चिंता के उसे कर्म करते रहने चाहिए। तीसरा एक और जो ऐतरोपनिषद है, तो हमें ध्यान रखना है कि पारंपरिक साहित्य में ऐसा कोई उपनिषद का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, तो उसका आंसर आपको चौथा बौद्ध संगीति है। अब ये चौथा बौद्ध संगीति के बारे में जान ले थोड़ा सा कि यह पहली सदी ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपको वसुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता आपको वसुमित्र ने की थी और इस समय जो शासक था वो आपका कनिष्क था। और यह कहाँ हुआ था, यह कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपको मोगलीपुतस ने की थी, मोगलीपुतस, और इसके समय शासक जो था वो अशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति में हमें यह ध्यान रखना है कि इस बौद्ध संगीति में आपका अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, अभिधम्म पिटक का। दूसरा जो है वह आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सवा कमीर ने की थी। इसके समय जो शासक था वो अशोक था और यह आपका वैशाली में हुआ था। पाटलिपुत्र में आपका तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता आपको महाकश्यप ने की थी और यह जो है आपका शासक की बात करें तो शासक अजात शत्रु है। अब इसमें प्रश्न हमको देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि किस बौद्ध संगीति के समय अजात शत्रु का शासनकाल था। तो अजात शत्रु का शासनकाल आपका पहला बौद्ध संगीति है। दूसरा बौद्ध संगीति में आपका कालाशोक था, तीसरा में अशोक था और चौथा में कनिष्क था। ये सब ध्यान रखने वाले प्रश्न। अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो होता है उसको देखें कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। खेल के मैदान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो उसका आंसर आपको धौलावीरा है। धौलावीरा आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। तो कालीबंगा के बारे में ध्यान रखना यहां से कि घोड़े के मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के मृण मूर्तियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से। राखी गढ़ी के बारे में ध्यान रखना है कि यहां से आपको राखी गढ़ी से
जो है घग्गर नदी पे है, और यह दूसरा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है, घग्गर नदी। ठीक है। और रोपर, रोपर में आपको, ये रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में। धौलावीरा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक और भी इंपॉर्टेंट आपको आ जाता है कि धौलावीरा में आप दुर्ग, मध्यम शहर और निचला शहर, 3 भागों में यहाँ डिवाइड हुआ है। ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के वह कौन सा स्थल है जहां से नगरों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, तो वो धौलावीरा है। और बाकी सभी जगह से आपको नगरों का विभाजन 2 स्तर पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। तो जानते हैं कि ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आपका जो है प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। प्रजापति जो आपका है वो सृजन के देवता थे। आंसर इसका सृजन के देवता हो गए। इसमें और भी महत्वपूर्ण देवता हैं जिसके हमको ध्यान रखना है कि यज्ञ के देवता तो अग्नि, युद्ध के देवता आपके इंद्र थे, और जल के देवता आपके वरुण थे। तो प्रजापति किसके देवता थे, तो सृजन के देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके शासक काल में, किस शासक काल में मिलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो आपको कुमार गुप्त प्रथम के समय मिलते हैं। अब कुमार गुप्त का प्रथम का शासन काल ध्यान रखना है कि 415 से 455 ईसा पूर्व ईस्वी है, 415 से 455 ईस्वी है। और समुद्रगुप्त का आपका 350 से 375 ईस्वी है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का 375 से 415 ईस्वी है। अब यहां से एक प्रश्न आप देख सकते हैं कि कालखंड में समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम। अब एक है कि 319 ईस्वी में एक तो गुप्त संवत चला था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 319 ईस्वी किसी के कालखंड में नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये चंद्रगुप्त प्रथम होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहां से ये भी ध्यान रखना है कि गुप्त काल के में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय मिले हैं, और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था जो 319 ईस्वी में है। अब फिर वही प्रश्न पहले से ये हमने पहले वाले प्रश्न में बात किया था कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत आपको ईशोपनिषद में प्रतिपादित किया था, यानी कि फल की, उसी बात कर लेते हैं कि फल या परिणाम की इच्छा के बिना अगर आप कोई कार्य करते हैं, उसी का सिद्धांत का उल्लेख है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में कौन था। तो मुगल काल में मुहत्सिब जो था वो आचरण अधिकारी था। अगला जो प्रश्न है कि अमुक्त माल्याद किस प्रसिद्ध द्वारा लिखी गई है। अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था। तो अमुक्त माल्याद की रचना आपका कृष्णदेव राय ने किया था। ये तो आंसर इसका कृष्णदेव राय हो जाएगा, लेकिन इसका कालखंड हमें रखना है कि 1509 से 29 ईस्वी, ये इसका कालखंड था। 1509 से 1529 ईस्वी कृष्णदेव राय का समय के ये बात ये है कि अमुक्त माल्याद की रचना की गई थी। अब अमुक्त माल्याद क्या है, अगर पूछ सकता है कि अमुक्त माल्याद में किसके बारे में यह क्या उल्लेख है, तो इसको याद रखना कि अंडाल एक तेलुगु कवित्री थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है, उसकी कहानी का उल्लेख है अमुक्त माल्याद में। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। कृष्ण और विष्णु का अवतार किस संत को माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर का उन्मूलन, प्रश्न ये सीधे सीधे पूछा जाएगा, अकबर द्वारा जजिया कर का उन्मूलन कब किया गया था। उसका उन्मूलन आपको 1564 ईस्वी में किया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था। दीन है इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन कब था, 1563 ईस्वी में। यानी 1563 में तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, 1564 में आपका अकबर जजिया कर का उन्मूलन, 1582 में आपका
मजहर दीन इलाही की स्थापना। अब मजहरनामा का जो है उल्लेख, ये वर्णन जो है गलत है। यहाँ 1579 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के कौन से दिल्ली सल्तनत के जारी किए थे? ऑप्शन के देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन या इल्तुतमिश। इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था? तो टिकट के चुनाव पे लड़ा था लिबरल पार्टी के चुनाव पे, पार्टी के सिंबल से लड़ा था। और 1892 ईस्वी में यह सदस्य बने थे, यानी कि 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव जीता था। अगला प्रश्न जो है आपका, देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार सिंगापुर में बनाई, तो उसका वह डेट याद रखना है कि वह डेट 21 अक्टूबर 1943 था। और राजधानी इसमें क्या था? इसको राजधानी याद रखना है कि सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की स्थापना सरकार की अंतरिम सरकार बनाई थी वो आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस ने, उसका डेट 21 अक्टूबर 1943 तो है, लेकिन उसकी राजधानी आपको याद रखना है, वह राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर था। अब ये पूछा जा सकता है कि इसमें निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा इस सरकार को मान्यता दी गई थी? तो उसमें ये याद रखना है कि जर्मनी, जापान, इटली, वर्मा, ऐसे देश अन्य धुरी राष्ट्र इसमें शामिल थे जो इसे मान्यता दी थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो है कि द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? द इंडिपेंडेंट ये समाचार पत्र आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अब ये क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये तो सभी जानते कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना एक था, जिसके अंतर्गत आपको भारत विभाजन का प्रस्ताव था। लेकिन इसको कांग्रेस की कार्य समिति ने जो सहमति वो 14 जून 1947 को समिति ने सहमति दी। 18 जुलाई जो है, 19 जुलाई यहाँ लिखा है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो वह डेट आपको याद रखना है कि 18 जुलाई 1947 को था। 14 अगस्त 1947 को जानते हैं कि इसकी रात्रि में आपको भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त का, जिसके बारे में हम 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के बारे में बताना है कि इसमें केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण की गई थी। बात सही है कि केंद्र द्वारा जो है प्रांतों को कुछ शक्तियां हस्तांतरण किया गया था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन की व्यवस्था हमको ये भी पता चलता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पे। यह भी बात सही है। अब द्वैध शासन क्या था कि इसमें दो सब तरह से सब विषयों को बंटवारा किया गया था। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय तो जानते हैं कि आरक्षित विषय में कौन कौन से थे? इसमें पुलिस था, वित्त व्यवस्था थी, कानून था। महत्वपूर्ण जो थे वो आरक्षित विषय में राज्यपाल के अधीन था। और हस्तांतरित विषय में आपका स्थानीय शासन से रिलेटेड स्वास्थ्य वगैरह, समुदाय का स्वास्थ्य वगैरह, ये सब जो विषय थे वो आपको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत थे। यानी कि उस पर विधान परिषद जो भी था उस समय प्रांतों को शक्ति, वो कानून बनाने की उस पर शक्ति थी। फिर है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया।
बात सही है कि केंद्रीय बजट को जो है वो राज्य से अलग राज्य बजट से अलग किया गया है, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं कि निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। अब उसका क्रम क्या होना चाहिए? तो वांडी दिवस की लड़ाई कब हुई थी? 1760। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसको याद रखना है कि 1746 से 48 ईस्वी में। बेदरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई 1759 ईस्वी में। और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में। अब इसको कालाक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69, बेदरा की लड़ाई 1769 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई आपको पता होना चाहिए कि यह किसके किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसमें आपका कर्नाटक के नवाब को लेकर के यह युद्ध चला था कि उस पे कर्नाटक का नवाब किसे बनाया जाएगा। तो उसमें एक फ्रांसीसी के समर्थक थे, जो फ्रांसीसी जिसको समर्थन दे रहे थे, और एक को समर्थन दे रहा था अंग्रेज। दोनों को लेकर के यह लड़ाई हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में। और बांडीवास की लड़ाई आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना है, इसमें फ्रांसीसी को पराजित किया गया था। ये वांडीसी की लड़ाई में आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे। क्रम देखिए कि इसमें दूसरे हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर उसके बाद इसमें पहला होगा, फिर चौथा होगा, यानी कि 2 3 1 4, ये इसका क्रम होगा। अब है कि नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? बताइए, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो आपको पता होगा कि इसमें हैदराबाद को 1798 में स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। पहला राज्य हैदराबाद था। दूसरा आपको मैसूर था 1799 में। तीसरा राज्य कौन था? अवध था 1801 में। और चौथा राज्य इसमें बना था मराठा 1803 में। यह क्रम याद रखना है कि वेलेजली की सहायक संधि को पहले कौन स्वीकार किया? तो पहले स्वीकार करने वाला आपका राज्य हैदराबाद था, दूसरा राज्य आपका मैसूर था, और तीसरा राज्य आपका अवध था, चौथा राज्य आपका मराठा था। इस प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए वो मैसूर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं अब कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। अभिनव भारत, भारत भगत सिंह, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका चंद्रशेखर आजाद। इस तरह से दिया हुआ है क्रम, लेकिन इसमें हमको मिलान करना है कि किनका किनका सही उत्तर होगा। तो इसमें जो मिलान करेंगे, तो नौजवान भारत सभा है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था, यानी चीज 4 में ए होगा। अब इस ऑप्शन में ढूंढिए कि 4 का ए किसमें दिया है। इसमें नहीं दिया, ये गलत हो गया। इसमें नहीं दिया, ये गलत हो गया। 4 का ये है, ये है। अब दूसरा एक कोई ऑप्शन और भी पकड़ ले तो यहां से आंसर निकल जाएगा। अब है अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना जो है वो वी.डी. सावरकर ने की। तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर, यानी एक का डी कहाँ है? इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, यानी कि ये होगा आपका एक का डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, एम.एन. जोशी। बाकी उत्तर देख सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है चंद्रशेखर आजाद। DCBA, इस तरह से आंसर सी होगा। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम.एन. जोशी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, और नौजवान भारत सभा भगत सिंह। इस तरह से इसका आंसर आप मिला सकते हैं। अगर डेट याद रखना है तो अभिनव भारत की स्थापना जो है, ये स्थापना 1904 में हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो है 1920 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। सिर्फ सोशलिस्ट को अगर हटा दें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दें, तो इसकी स्थापना 1924 में हो जाएगा। ये भगत सिंह का हो जाएगा फिर। लेकिन सोशलिस्ट अगर लग गया है तो इसको चंद्रशेखर आजाद द्वारा हो जाएगा। नौजवान भारत सभा आपका जो है
यह आपका 1926 में हुआ था, नौजवान भारत सभा। इस तरह से डेट भी याद रख सकते हैं, क्रम में पूछ सकता है ये डेट भी, इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें मामला क्या था कि इल्विट विल विवाद एक लाया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब जो यूरोपीय जो हैं उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। उसकी सुनवाई कौन है? भारतीय जज भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया था, जिसको लेकर के श्वेत में विद्रोह हो गया था कि अब हमारे निर्णय एक तुच्छ उस तरह से कर सकते कि वो नस्ल का विरोध था, जिसमें कि अब भारतीय करेंगे। तो उसको लेकर के विरोध जब हुआ तो उस बिल को वापस ले लिया गया और समाधान यह निकाला गया कि जब यूरोपीय समुदाय की किसी की सुनवाई होगी तो उसमें कम से कम आधे सदस्य कौन होंगे? यूरोपीय जज होंगे। ये तरह से आपका याद था, ये श्वेत विद्रोह की बात हमने किया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अब आपका है कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना आपका जो है वो शिशिर कुमार घोष, याद रखना, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी, या इसको कह सकते हैं भारतीय समाज की स्थापना कौन किए थे? तो आनंद मोहन बोस। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल ये जानते हैं कि अनुशीलन समिति पटना की स्थापना किए थे, समिति पटना। आनंद मोहन बोस के बारे में भी ध्यान रखना कि भारतीय समाज या इंडियन एसोसिएशन की, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आपका आनंद मोहन बोस ने किया था। प्रश्न के अनुसार इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इंडियन लीग की स्थापना आपका शिशिर कुमार घोष होगा। यह जो है 1875, इसका डेट याद रखना, 1875 कलकत्ता में इंडियन लीग। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार की गई? अब ये किस अधिवेशन था? तो ये सभी हमको लगता है कि आंसर इसका जानते होंगे कि 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो 1909 में पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना जो बात हुई थी, उसको स्वीकृति कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। लेकिन इसमें याद ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, ये है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं कि गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया था, बताइए कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने का आदेश दिया और कहा कि कुतुब मीनार के पास आप चले जाइए? अब ऑप्शन देखिए कि उस गवर्नर जनरल का जोड़ी भी दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल है कौन है और बादशाह कौन है। तो इसका आंसर जो होगा आपको लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, यही अंतिम मुगल सम्राट था जिसको लाल किला खाली करके बोला गया कि आप शिफ्ट कर जाएं, कहाँ? आप कुतुब मीनार में। तो इसका कालखंड याद रखना है डलहौजी का 1848 से 56 के तक। अब देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न जो है कि किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? अब वन मैन बाउंड्री फोर्स, हमें लगता है कि इसका भी आंसर अधिकांश लोग जानते होंगे कि इसका आंसर माउंटबेटन होगा। अब लेकिन ऐसा कहने का पीछे क्या था कि आपको पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और वह 1947 तक उसी तरह से जो क्रमिक रूप से अपना चलता गया। तो 1947 में क्या हुआ था कि हिंसा हुई थी सबसे ज्यादा आपको बंगाल में। तो बंगाल के उस प्रांत में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी मुस्लिम और भारत हिंदुओं को लेकर के। तो उसी में गांधी जी, सब लोग तो अधिकांश नेता दिल्ली में थे,
लेकिन उस समय गांधी जी अकेले उस हिंसा में समझाने के लिए गांव-गांव में पैदल अकेले यात्रा कर रहे थे, जिसको लेकर के माउंटबेटन ने यह कहा था कि यही वो वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह काम कर रहा है कि जहां सारी सेनाएं हार रही हो वहां अकेला गांधी जी खड़े हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लें। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को बर्बादी किसने घोषित किया? असहयोग आंदोलन जानते हैं इसका 1920 से 22 के समय ये असहयोग आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन के समय क्या हुआ था कि आपको ये जो कपड़े जलाए जा रहे थे विदेशी कपड़ों की होली, उसी को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। जाहिर सी बात है कि जिस देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी और भुखमरी से पीड़ित है, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, उस देश में अगर उस वस्त्रों की होली जलाई जाएगी तो कितनी विडंबना की बात है। तो इसको लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। और एक चीज हमें यह ध्यान रखना है कि इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति किस कांग्रेस के अधिवेशन में मिला था, तो यह 1920 का नागपुर का अधिवेशन था, जिस और इसके अध्यक्षता आपको वी राघवाचार्य ने की थी। वी राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन से देख सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्यों को बढ़ावा देना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, इसको काट दें। देश में अन्य सुविधाओं का विकास करना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं था, इसको भी काट सकते हैं। खानों को बंदरगाह से जोड़ना, हाँ ये एक उद्देश्य था कि ताकि अधिकांश कच्चे माल ब्रिटेन को निर्यात किया जा सके। इसका आंसर इस तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर था इसका 27वां अधिवेशन। क्रम कई बार ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे बाकी 1912 में हुआ था, ये डेट अब है कि ये क्रम पूछने का क्या मतलब है? अगर ये जानते कि बिहार में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, तो कुछ कांग्रेस के सम्मेलनों को, अधिवेशनों को हमें क्रम याद रखना है, खास करके बिहार में तो याद रखना ही है। बांकीपुर था इसका 17वां अधिवेशन। इस और गया में आपका था 1922 में 38, रामगढ़ में 1940 था। यह आपका जो अधिवेशन था 53वां अधिवेशन। अध्यक्षता हमें ध्यान रखना है कि बिहार में 3 अधिवेशन कुछ समय हुए थे, तो इसका अध्यक्षता जो बांकीपुर में हुआ था इसके RN माघोलकर थे। और गया में जो हुआ था अधिवेशन 1922 में, इसके अध्यक्षता CR दास है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने। अब ये प्रश्न है कि RN माघोलकर ने किसकी अध्यक्षता की है? तो बांकीपुर अधिवेशन की। या बांकीपुर के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता हुआ था? तो RN माघोलकर के। रामगढ़ का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो अबुल कलाम आजाद। इस तरह से आप नेक्स्ट प्रश्न बात की झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? प्रश्नों को देखने के बाद एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि प्रश्न बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको पिछले बीपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। तो इसलिए प्रश्नों को एक एक बारीक से ध्यान से देखेंगे। झलकी की संधि किसके बीच में हुई थी? तो झलकी की संधि क्या था, एक इसके बीच में आप जान लें कि मराठा जो थे वो किसी अन्य राज्य पे आक्रमण ना करे, तो उसके लिए वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। सुरक्षा कर उसको कह सकते हैं कि सुरक्षा के बदले कि आप पे आक्रमण नहीं करे। तो यही आसफ जहां प्रथम था, निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम, हैदराबाद का ये नवाब था। इसके बीच और बालाजी बाजीराव के बीच में, बालाजी बाजीराव के बीच में यह हुआ था समझौता कि चौथ और सरदेशमुखी को कैसे मराठों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका निजामुल मुल्क था
और इसका आंसर निजामुल आसफ जहाँ और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले। 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह जो कहा था वो लॉरेंस सीले ने कहा था। डिजरेली और टी.आर. होम्स उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि ये सिपाही विद्रोह नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी? इन मेमोरियम पेंटिंग की बात की जा रही है कि इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी। तो अब इस पेंटिंग में क्या है? तो इस पेंटिंग में है क्या कि जो ब्रिटिश महिला और ब्रिटिश बच्चे भारतीय सैनिक से रहम मांग रहे हैं कि उस पर उसका कोई दोष नहीं है, उसे कुछ ना करें। इस भारतीय सैनिकों की हिंसा को दिखाने का प्रयास किया गया और इसी को बनाने का काम किया था ये जोसेफ नॉलेपेंटन ने। इसी में कहा गया कि भारतीय ये ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित प्रश्न में भी लिखा हुआ है 1857 के दौरान इन मेमोरियम पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लेते हैं। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र क्या है? अगला अब साइंस का प्रश्न आने लगा है यह। तो MLT पर पावर -2 होता है बल का और क्षेत्रफल का होता है L²। अब दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इससे ये फॉर्मूला निकलता है। कम से कम बल और का याद अगर आपको है MLT पर पावर -2 और क्षेत्रफल का L², तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा आपका ML पर पावर -1 T पर पावर -2। इसका आंसर क्या है? ML पर पावर -1 T पर पावर -2। किसी को ऑप्शन को इसमें कर सकते हैं -2। ये बीमारी वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको समतल और उत्तल। यह वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल दर्पण एक केस में आपको सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। लेकिन एक केस आपका उसमें है कि वह सीधा बनाता है, तो वह केस हमें ध्यान रखना है कि F तथा फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाए तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो फोकस और ध्रुवों के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो आपका बनेगा ये सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तारत्व है, पिच है, और जो इस बात पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति ही वह उसी की तारत्व या पिच का करती है। यह ध्वनि का एक विशेषता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा अपवर्तित होता है? अब तरंग दैर्घ्य से सीधा सीधा रिलेटेड है कि अगर आपको रंगों के तरंग दैर्घ्य का आपको पता है तो आप वहां से बता सकते हैं कि किसका अपवर्तन ज्यादा होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसमें है था? बैगनी का सबसे भीप की ओर इसको करेंगे, भीप की ओर, तो इसमें तरंग दैर्घ्य बढ़ता क्रम ये है, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो यानी कि उसका अपवर्तन कम होगा। तो यहाँ सबसे कम पूछ रहा तो बैगनी का मारिए, वायलेट का आंसर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर ले कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अभी ये प्रश्न पिछले बार भी बीपीएससी में मतलब सीधे प्रश्न है, जॉन डाल्टन इसका आंसर हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने इसका कहा था कि सभी पदार्थ क्या है? सूक्ष्म और अविभाज्य है, और सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, उसका कोई विभाजन नहीं होता। मतलब यही डाल्टन का कहना था कि सभी पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से बना है जो अविभाज्य है और उसी को परमाणु नाम दिया था। तो वही प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस कहाँ सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपको ध्रुवों पर। ध्रुव पर याद रखना है कि ध्रुव पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। अब क्यों है? तो इसमें एक लॉजिक ये है कि क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है वह आपका उभरा हुआ है और ध्रुवों पर वो चपटा है। ध्रुवों पर चपटा है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का यह लिखा गया है कि उस पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये चीज है।
नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाए तो कितनी यूनिट बिजली खपत होगी। तो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे तक जलाया गया तो 1000 किलोवाट इसका बिजली खपत हुआ। 1000 किलोवाट बराबर 1 यूनिट, इसका आंसर 1 यूनिट हो जाएगा। कुछ जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हल्के होते हैं या आसान प्रश्न होते हैं जिसमें बहुत बारीक से गलती हो जाती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि हल्के प्रश्न, चूंकि वो नज़र के सामने से वो अभी देख सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में, सरसों के तेल के रूप में। तो अब सरसों के तेल के एक चीज है कि उसमें लिखा रहता है मस्टर्ड ऑयल, तो वहां से क्वेश्चन आप लग सकता है कि मस्टर्ड गैस है तो मस्टर्ड ऑयल है, तो इस तरह से। लेकिन ये ऐसा कोई है नहीं, इसका आंसर रासायनिक युद्ध में होगा। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं हो सकते, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अंतरिक्ष में जानते हैं कि कोई वायुमंडल नहीं है, ना कोई गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका सीधा आंसर है कि वायुमंडल का सन बल अधिक होता है। गलत है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? तो कारण इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है। प्रेरकत्व किसकी इकाई है? जो आपका है इंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस किसकी की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई, प्रेरकत्व की इकाई आपका हेनरी है। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है। अब देखिए, ये सब प्रश्नों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने प्रश्नों को डिस्कशन करने का प्रयास किया, कि वैसे प्रश्नों के ऑप्शन को नहीं ध्यान दिया जहां पे लगता है कि बहुत सरल वे में हो जाता है। अब ये सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पोलिनियम, पोलिनियम जो है इसमें सबसे अधिक समस्थानिक आपका पोलिनियम के हैं, ठीक है। और बाकी लिथियम के 8 हैं, ऑक्सीजन के आपका 14 हैं, यूरेनियम के 17 हैं। तो पोलिनियम सबसे अधिक समस्थानिक है इसका। नींबू के रस का पीएच मान क्या है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है। ये पीएच मान का है, ध्यान रख सकते हैं, या फिर इसको देख सकते हैं 7.4 किसका है? तो ये ब्लड का। गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल का जाहिर सी बात है अभी इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारा ये प्रयास किया जा रहा है कि गैसोहॉल में तो इसमें किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया गया है। तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल मिला दे तो वो गैसोहॉल कहलाता है। इस तरह से आपका है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें, गैफरीन क्या है? गैफरीन कार्बन की में सुधारित कार्बन का नैनो रूप है। कार्बन का नैनो रूप को गैफरीन कहा गया। कार्बन का समस्थानिक तो नहीं है, कार्बन का समायोगी भी नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर ले कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों में समान आयतन में, समान तापमान और दबाव पर, तापमान समान रखें और दबाव समान है, दाब जो है इसका समान अगर दाब पे है, तो क्या कहना का चाह रहा कि इस पे सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या समान कब? जब तापमान भी समान हो, दाब भी समान हो। तो वही कहने का ये नियम किसका है? तो ये नियम अवोगाड्रो का नियम है। बॉयल का नियम भी याद रखना है। बॉयल का नियम आपको महत्वपूर्ण हो जाता है कि बॉयल का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम कहता है कि नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम। देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न, कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट आपका यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न कि एल्काइन का सूत्र क्या है? अब 3 फॉर्म में ये 3 सूत्र दिया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन एल्काइन, CnH2n+2, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्काइन का सूत्र -2 हो जाता है। तो एल्केन CnH2n+2, CnH2n हो जाएगा आपका एल्काइन एल्कीन, और एल्काइन CnH2n-2, इसका लिख दे CnH2n-2।
आंसर एल्काइन का। आभूषणों को धोने या साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आभूषणों को धोने या साफ करने के लिए आप जानते हैं कि एक्वारेजिया एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सोने घुल जाते हैं, तो उसको आभूषण को साफ करने में उसी का किया जाता है। अब इसमें अनुपात याद रखना है कि किस अनुपात में होता है, ये क्या क्या होता है एक्वारेजिया में। HNO3 और अनुपात HCl का अनुपात होता है जो 1:3 के अनुपात में होता है। अभी उल्टा कर दीजिएगा तो इसको गलत हो जाएगा। HNO3 अनुपात HCl का अनुपात 1:3 है, तो इसको एक्वारेजिया कहा गया है। और इसका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्वारेजिया यहाँ है और यही आभूषण को धोने में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें कि किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती थी, तो ये धातु हो जाता। ये तो सिंपल है। कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता? कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण किस विधि से नहीं किया जा सकता है? तो कोलाइडल विलयन जो है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी सब चीज जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस, सूक्ष्म निस्पंदन, ये सब कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण का तरीका है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस इसमें नहीं। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है कि आयनिक अशुद्धियों को हटाने के लिए, आयनिक अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से डायलिसिस के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ये किया जाता है डायलिसिस में। और सूक्ष्म निस्पंदन में आपका कोलाइडिक कणों के अशुद्धियों से अलग किया जाता है। आसान आंसर इसमें याद रखना कि ये तीनों जो है कोलाइडल विलयन के अशुद्धियों को दूर करने का तरीका है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस? अब ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है साइंस के कि सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम में इसका याददाश्त का संबंध है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास से संबंधित है। सेरेबेलम जो है जब मोटर व्हीकल वगैरह हम लोग सीखते हैं तो उससे रिलेटेड ये है स्वैच्छिक कार्य संतुलन, इसको कह सकते हैं स्वैच्छिक कार्य संतुलन। और मोटर व्हीकल्स जब सीखते हैं तो उसमें जो हमारा मस्तिष्क का भाग काम करता है वो आपका सेरेबेलम है। और स्पाइनल कोड जानते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए यह मस्तिष्क जुड़ा हुआ होता है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के बीच में ये काम करता है। आंसर इसका सेरेब्रम है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। विटामिन B7, विटामिन B12, ये सब विटामिन का नाम लिखा है और उसके अंतर्गत उसमें दिया गया है कि रक्त का थक्का जमना, बालों का झड़ना, बांझपन उत्पन्न होना, सब किसका? विटामिन B12 जो है वह आपका इससे संबंधित है, बांझपन से। ऑप्शन 4 बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 इसमें देखेंगे एक ही ऑप्शन में, इससे के अकॉर्डिंग आंसर निकल गया। अब विटामिन डी का संबंध किससे है? रक्त का थक्का जमने से, डी का 2 हो जाएगा। विटामिन ई का संबंध किससे है? बालों का झड़ना, ये सही है 3 का। और विटामिन B7 का संबंध किससे है? विटामिन सी का प्राणी का अरक्तता होना, पेनिसियस एनीमिया। एनीमिया का संबंध विटामिन B7 से है। विटामिन B7 का संबंध इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, फिर से इसको देख लेते हैं इसमें कि विटामिन B7 जो है यह बालों का झड़ना से संबंधित है और विटामिन ई जो है ये बांझपन से संबंधित है। सी का 4 ये ऑप्शन है। B7 का ऑप्शन 3 है, ए का 3 ये ऑप्शन है। विटामिन B12 का संबंध जो है आपका प्राणी आरक्तता, और विटामिन के का संबंध रक्त का थक्का जमना। 2 3 1 4 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B7 ध्यान रखना, विटामिन B7 बायोटीन इसको बोलते हैं, इसका संबंध जो है आपको बालों का झड़ना से है। विटामिन B12 का संबंध आपको प्राणी का आरक्तता एनीमिया का संबंध है। विटामिन ई जो है वो बांझपन से संबंधित है और विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर ये हो।
नेक्स्ट है कि एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसमें सभी एड्स से संबंधित परीक्षण से है। अब जो इसमें ऑप्शन एक है रेपा, रीपा जो है इसका आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एड्स से निदान से संबंधित, एड्स के निदान से संबंधित रीपा है। पीसीआर, CD4 एलिजा टेस्ट, 1, 3, 4 ये संबंध का जो है वो परीक्षण से संबंधित है। और रीपा जो है REPA इसका संबंध एड्स के निदान से। नेक्स्ट इसमें देखिए प्रश्न को मिलाना है, निम्नलिखित में कब मिलान करें। रोगों का नाम है, जीवाणुओं का नाम है। तो हैजा किसके साथ है, क्षय रोग, टीबी है, निमोनिया है, टेटनस है। टेटनस का है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी यानी D का 1, निमोनिया का है डिप्लोकोकस निमोनिया C का 2, विब्रियो कोलेरी किसका है, हैजा का, और माइकोबैक्टीरियम तपेदिक टीबी का। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लेक्टोज, ये 4 ऑप्शन है। ध्यान रखना कि सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज ये आपका मोनोसेक्राइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीव नहीं है, माइकोराइजिया इसका हो जाएगा। नॉस्टॉक, एनाबेटा और एजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीव है। माइकोराइजा ऐसा कोई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। अब क्या है माइकोराइजा, तो यह फास्फोरस और पोषक तत्वों का अवशोषण में शामिल होता है। माइकोराइजा फास्फोरस और पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल। आर्कियोपेट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसके बीच एक संक्रमणकालिक रूप है। संक्रमणकालिक रूप जो है तो ये सरीसृप और पक्षी के बीच का है। सरीसृप और पक्षी, ये एक जीवाश्म था जो वनस्पति जगत के में जो है एक प्रसिद्ध संक्रमणकालिक जीवाश्म था, जो आपका दोनों की विशेषता को दर्शाता था, सरीसृप को और पक्षी की विशेषता को दर्शाता था ये संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो पादप समूह का सबसे बड़ा समूह जो है थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा इसको पादप समूह का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, ऑर्थोपोडा तो ये मकड़ी वगैरह जो है तेलचट्टा वगैरह जो है इसमें आपका ऑर्थोपोडा माता तेलचट्टा। और टेरिडोफाइटा जो है ये संवहनी पौधों का पहला समूह है। टेरिडोफाइटा संवहनी पौधों का पहला समूह, सामान्य पौधों का पहला समूह आपका टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का उभयचर, टेरिडोफाइटा सामान्य पौधों का पहला समूह, ऑर्थोपोडा वगैरह तो ये आपका वनस्पति जगत से है ही ये चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप सब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है प्लास्टिड है। प्लास्टिड आपका सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अब इस तरह से आपका साइंस का प्रश्न था। अब देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी से शुरू होता है। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भाषा जब देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं आपको लिखा है कि इस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति, कहीं अनुच्छेद में लिखा रहेगा किसी भारत मतलब किसी नागरिक को। तो अनुच्छेद 15, 16 का और 19 का ये लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक को। और जैसे अनुच्छेद 14 में लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण से और विधियों द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। और इसमें अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मौलिक अधिकार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
के आधार पर किसी नागरिकों का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये नागरिकों का उल्लेख किया गया सब में। तो कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? तो ये तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का। अनुच्छेद 19 का भी लैंग्वेज है कि किसी भी नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 16 में भी लिखा है कि अवसर की समानता होगी, किसी भी नागरिक को अवसर की समानता होगी। और अनुच्छेद 15 में है धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो वो भी किसी भी नागरिक को। तो ये सारा नागरिक समझ उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986, इसका आंसर है। ये फैक्चुअल है, सीधा सीधा ये भारतीय पर्यावरण संरक्षण बना तो 1986। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी करता है? रिट जारी करने का अधिकार है। हम लोग सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 1232 में आपका सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। तो वो रिट जारी करने का अधिकार उसका किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है यानी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले भी हो, नहीं 62 नहीं, यहाँ 65 6 वर्ष 65 वर्ष, ये ऑप्शन गलत है। बाकी देखिए राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तभी तक तो नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा के नहीं रहता ये। इसका एक कार्यकाल है, उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं हटा सकते। इसके वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जो भी वो संसद निर्धारित करेगा। तो कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पूछा है कौन सा कथन गलत है? आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी गलत है, सभी इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे अब हम लोग बात करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग का क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। और यहाँ पूछा है खुला परिसंचरण तंत्र, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉकरोच, शेर, तोता, बंदर। ये शेर, तोता, बंदर तो हम लोग का सभी ये आपका आप जो है वो आता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच इसका आंसर होगा, ओपन सर्कुलेटरी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड संविधान से लिया गया? आपको पता है कि जो महत्वपूर्ण कुछ कुछ खंडों पे बात करते हैं, तो जैसे कि मूल अधिकार, उसका हम लोग के संविधान में उसका उल्लेख करने के लिए कैसे ड्राफ्टिंग किया जाए, तो उसको हमने दूसरे संविधानों से उसको एक उसका ड्राफ्टिंग का तरीका लिया है कि उसको कैसे रखा जाए। तो इसी में है कि आयरलैंड के संविधान से कैसे कैसे क्या किया गया, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया वहीं से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन वहीं से लिया गया। ये सब सारा जो है उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? अब ये समिति के नाम है, इसमें से तीन, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, तीन को चुनाव सुधारों से समिति, और ओम प्रकाश समिति इसमें से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1 2 3, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप कि इसका कब कब गठन किया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति 1940 में, और 1993 में बोहरा समिति, 1993 में बोहरा समिति, और 1998 में आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये डेट याद रखें। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल को बनाने का प्रावधान आपका किस संविधान संशोधन से किया गया है? इसका एक चीज हम लोग जानते हैं, एक ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तो ऐसा उल्लेख है, लेकिन उसी के अंतर्गत परंतु में यह जोर दिया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात 2 या अधिक राज्यों को राज्यपाल बनाने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि 2 से 2 अधिक राज्यों का भी बन सकता है। इसका उल्लेख जो किया गया था आपका, वह किया गया था आपका
अनुच्छेद 153 में ये परंतु जो जोड़ा गया था वह 7वां संशोधन था, 7वां संशोधन 1956। अब 24वां संशोधन 1971 था। तो 24वां संशोधन 1971 में राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि वह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति दे। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसमें आपका किया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसले को लौटा सकेगा, किंतु पुनर्विचार के बाद इसे अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन आपका ये 42वां संविधान संशोधन है। और 44वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 352 में 1978 है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जो आपका किया गया कि अनुच्छेद 352 में जो युद्ध का ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल का जो उद्घोषणा होता है, उसमें आपको युद्ध शांति, युद्ध या अशांति या फिर आपका आंतरिक विद्रोह जो है उसके आधार पर था ये, तो उसको आंतरिक अशांति के आधार पर उसको हटा करके उसके लिए सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो 44वां संशोधन विद्रोह का अब जो है इसमें किया गया, ये सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है उसका बता ही दिए। और किस संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति दो राज्यपाल बनाने से नहीं, तो इसका आंसर 7वां संशोधन 1956 है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए अनुमोदन आवश्यक है। राज्यपाल जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंतर्गत करता है। तब इसके अनुमोदन के लिए किसका इस पे अनुमोदन किसका आवश्यक हो जाता है? तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधानसभा। तो इसका आंसर विधानसभा हो जाएगा। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ये संसदीय तंत्र की विशेषता नहीं है उच्च सदन की, वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और वह निम्न सदन कौन है? तो वो निम्न सदन आपका लोकसभा है। तो अनुच्छेद 75(3) में यह लिखा गया है कि भारत के जो मंत्रिपरिषद है वह मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। और लोकसभा आपका निम्न सदन है, यानी संसदीय तंत्र की यह विशेषता नहीं है कि वह उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। सही बात है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(5) में किया गया कि इस अनुच्छेद में कि कोई भी मंत्री निरंतर 6 माह बिना किसी सदन का सदस्य हुए निरंतर 6 माह की अवधि तक ही मंत्री पद पर बना रहेगा। तो यानी कि 6 माह का एक बॉन्डिंग है कि 6 माह से अधिक तक वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता तो वह सदन वो मंत्री नहीं बना रहता। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। तो वह शपथ पत्र आपका 75(4) में है कि उसमें लिखा गया है 75(4) में शपथ पत्र की कैसे शपथ उसका लिया जाएगा। वो लोकसभा का कोई मंत्री अगर इस बात के लिखा गया उसमें इस अनुच्छेद में कि आपका कोई भी मंत्री पद ग्रहण करने से पहले वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेगा। 75(4) है। और इसमें एक चीज जान लिया कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं, इसमें राष्ट्रपति शपथ लेगा, सॉरी राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता। जाहिर सी बात है मंत्रियों का, किसी भी मंत्री का शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता, दिलवाया जाता। तो ये तीसरा भी गलत है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है नहीं, ये संवैधानिक कार्यकारी है। तो इसका जो है कि एक गलत एक सही है। सांसद बिना कोई व्यक्ति बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर ले कि गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? एफआरपी जो अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? सिफारिश नहीं है। सिफारिश होता तो कृषि लागत मूल्य आयोग हो जाता, तो इसकी सिफारिश करता है। लेकिन अंतिम अनुमोदन जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? पता होगा आपको कि आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो उपकरणों का इस्तेमाल करती है। एक उसका मात्रात्मक उपकरण है और एक उसका गुणात्मक उपकरण है। तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या आता है? यही एसएलआर आता है। इसके अंतर्गत तीन तरह के मतलब ऑप्शन दिया जाता है बैंकों को कि आप किस फॉर्म में रखना है कैश, या तो आप कैश के फॉर्म में, या गोल्ड के रूप फॉर्म में, या सिक्योरिटी बॉन्ड के फॉर्म में। आप अपने पास ही, स्वयं के पास ही आप कुछ हिस्सा रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये है वैधानिक तरलता अनुपात, ये उसका है। नगद आधारित क्षेत्र में सीआरआर, ये सीआरआर कैश के रिजर्व में रखना होता है आरबीआई के पास, जिसपे कोई ब्याज नहीं होता। ये भी आपका मात्रात्मक है। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है कि इसके अंतर्गत आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। तो ये सारा मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? अब रीट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रीट जो आपका है अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए अधिकार परीक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। कि पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे आसीन हैं। और उत्प्रेषण रीट को इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम। और परमादेश है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध है किसी को रोकने के लिए प्रतिषेध करता है। और अधिकार परीक्षा किसी सार्वजनिक पद को अगर अवैध अतिक्रमण किया गया है तो वह पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पे बैठे हैं। तो ये अधिकार परीक्षा है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए सबसे लोकप्रिय जो है वो सीपीआई है। सीपीआई आधारित, सीपीआई इसमें ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम या सर्विस टैक्स? तो सीमा शुल्क, सेवा कर, निगम कर, व्यक्तिगत कर। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो सेवा कर तो नहीं है, सर्विस टैक्स तो नहीं है इसमें प्रत्यक्ष कर, और व्यक्तिगत कर और निगम कर, व्यक्तिगत और निगम कर ये आपका प्रत्यक्ष कर है। और ये सीमा शुल्क इसमें नहीं है, और सेवा कर ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको निगम कर और व्यक्तिगत कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स आता है। एक और दो ऑप्शन हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित जो है आपका आर.एन. मल्होत्रा समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वेतन निधि सिद्धांत जो है आपका जेएस मिल के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। जेएस मिल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? अब जाहिर सी बात है कि बैंक दर बढ़ेगा तो उसका बैंक रेट जब अगर इंक्रीज किया जाएगा तो इसका क्या होगा? बैंकों को ऋण जो बैंक रेट आरबीआई जब बढ़ाएगी तो बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। लोन बैंकों को महंगा मिलेगा तो वो साक्षी ऋण क्षमता नहीं कर पाएगा और वो ग्राहकों को भी ऋण भी महंगा देगा। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति या तरलता में कमी आएगा। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है मुद्रा आपूर्ति बाधित होगा उससे। मुद्रा आपूर्ति या तरलता में, इसका तो अपोजिट गलत हो गया। बैंकों की साक्षी ऋण क्षमता में कमी आएगी, वही ऑप्शन बन रहता है। ये बैंक की साक्षी ऋण क्षमता वृद्धि, तो उल्टा अपोजिट है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि निम्नलिखित में से उत्पादन के 4 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, यही भूमि 4 साधन है। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। उत्पादन के 4 प्रमुख साधन। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला बंदरगाह न्यूकेसल बंदरगाह, न्यूकेसल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया का ये है साउथ वेल्स, वहां पे ये अवस्थित है न्यूकेल्स बंदरगाह। साउथ वेल्स इसका एक प्रांत है, उसी के अंतर्गत ये बंदरगाह आपका है। न्यूकेल्स बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? अब कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका पूर्ण रोजगार तो होगा ही, रोजगार की तो बात होना ही चाहिए। मूल्य स्थिरता राजकोषीय नीति
का होना चाहिए कि मूल्य ग्राहकों को कोई चीज महंगा ना हो। अंतरराज्यीय व्यापार का विनियम, विनियमन से कोई मतलब नहीं है, विनियमन तो उस दूसरे तरीके से धन और आय के समान वितरण। ये राजकोषीय नीति का है कि जब कोई राजकोष का अपना राज्य में नीति बनाएगा तो उसके अंतर्गत ये होना है। अंतरराज्यीय व्यापार का विनियमन तो कभी भी अभी हो तो उसका राजकोषीय नीति से कोई मतलब नहीं। राजस्व घाटा की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा होगा। अब राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा के बीच एक समीकरण है, उसको ध्यान रखेंगे तो ये प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसको याद रखना कि राजकोषीय घाटा जो है, इसका जो राजकोषीय घाटा होता है ये राजस्व घाटा अब प्लस पूंजीगत व्यय, इसको जोड़ दें तो ये राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अब पूंजीगत व्यय में ध्यान क्या रखना है कि उधार को छोड़कर, तो राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय है। तो राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा क्या होगा? लग रहा है ना कि हमेशा तो राजकोषीय घाटा ज्यादा ही होगा, तो कम तो नहीं हो सकता, समान हो सकता है, या तो अधिक या कम। तो समान कब होगा? जब पूंजीगत व्यय कम पूरा जीरो है, ऐसा तो होगा नहीं, तो मैक्सिमम चांस इसका अधिक ही होने का है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम में कौन सा है? अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी, नल्लामलाई। अब ये चीज है कि इसमें तीन चीज याद रखना कि नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है। नल्लामलाई, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश। जावादी पहाड़ी आपका जो है वह तमिलनाडु में, जावादी पहाड़ी आपका तमिलनाडु। और नीलगिरी पहाड़ी ये तो जानते हैं कि तमिलनाडु और केरला के सीमा पे है, तमिलनाडु प्लस केरला। और फिर आपका बच जाता है अन्नामलाई, ये तो नीलगिरी होगा। और अन्नामलाई जो है आपका, अन्नामलाई है पश्चिमी घाट के दक्षिण में। अब देखिए आंध्र प्रदेश ऐसे जब देखेंगे क्रम में, मैप अगर हमें तो मैप इसमें जगह नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आप इसको ऐसे मैप देख लें इस तरह से। यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ केरला है, और ये आपका तमिलनाडु का रीजन है। जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश का रीजन नल्लामलाई को पहाड़ी का, तो ये उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तब आंध्र प्रदेश, फिर आपका उसके बाद जवादी है, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपका जवादी का ये आ जाएगा नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर कर्नाटका, और ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, यहाँ आपका तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पे आपका ये आपका नीलगिरी पर्वत है। और फिर यहाँ पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट के साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये अन्नामलाई पहाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और केरला, और अन्नामलाई पहाड़ी आपका पश्चिम घाट का दक्षिण में। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये कोरिया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। पूछा जा सकता है अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी समानांतर रेखा? 49वीं समानांतर रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण के बीच वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कोई समानांतर रेखा नहीं है, तो इसका आंसर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें कि 3 जनवरी को उपसौर पेरिहेलियन की घटना होती है, यह क्या दर्शाता है? 3 जून को 3 जनवरी को उपसौर की घटना, याद रखिएगा 3 जनवरी, 3 जनवरी उपसौर की घटना। इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे कम होती है 3 जनवरी को। और जुलाई में जो है आपका
3 से 6 जुलाई, 3 से 6 जुलाई के बीच में आपका अपसौर की घटना होती है। अपसौर की घटना कब होती है? 3 से 6 जुलाई के बीच में। इस दिन आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे कम पूछा है ना 3 जनवरी को उपसौर की घटना किससे संबंधित है, तो वह घटना संबंधित है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? अब भारत में सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो भाग पे वन पाया जाता है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको इसी को मानसून वन कहा जाता है। तो भारत की जलवायु मानसून है, तो मानसूनी वन ना लिख करके यहाँ लिखा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित चट्टान कौन है? तो ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस है। और स्लेट भी आपका क्या है कि यह चूना पत्थर से बनता है। स्लेट आपका चूना पत्थर से बनता है। और शिस्ट भी एक रूपांतरित चट्टान है, लेकिन यह जो है आग्नेय चट्टान सेल या अन्य चट्टानों से बनती है। ये कौन है? सेल या अन्य चट्टानों से बनती है। तो आग्नेय चट्टानों से इसका रूपांतरण जो है नीच रहता है। नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है। अब क्या है कि विसर्प जो है एक उसका एक मोड़ या वक्र होता है। नदी में एक वक्र जो मोड़ होता है उसमें इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसकी गर्दन को चीरते हुए आप कह सकते हैं कि नदियां अपना प्रवाह कर लेती है। तो वह परित्यक्त लूप या उस यू आकार का हो जाता है, जो मतलब कि एक परित्यक्त लूप जो बनता है, मतलब वहां से नदियां जब परित्यक्त होकर के एक निकलती चली जाती है तो परित्यक्त भाग जो बनता है वो यू आकार का या लूप आकार का कह सकते हैं। उसी को ऑक्सोको झील भी कहते हैं, उसी को ऑक्सोबो झील भी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में उसको चौर कहते हैं, चौर। तो इसका आंसर जो होगा आपका विसर्प नदी में जो वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? वो चौर कहलाती है। और उसको ऐसे बोले तो ऑक्सोबो झील कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है? खानाबदोश जनजाति जो है लेप्चा नहीं है। ये लेप्चा सिक्किम का पहाड़ी स्थानीय निवासी है, पहाड़ी वहाँ का जो है स्थानीय निवासी, वही इसको लेप्चा लेप्चा कहते हैं। सिक्किम का दार्जिलिंग और में है यह। और बाकी जो भी ऑप्शन है कोसेक, मसाई, पिग्मी, यह जो है खानाबदोश जनजाति है। पिग्मी मध्य अफ्रीका में है, पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका में है। और कोसेक जनजाति पूर्वी यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में कोसेक जनजाति। मसाई जनजाति जो है मसाई पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। अब देश में देख लेते हैं कि मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन कह सकते हैं, कांगो बेसिन। पूर्वी अफ्रीका में आपका तंजानिया जैसा देश आ जाता है, तंजानिया है। और इसका जो है आप और पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और दक्षिणी रूस, इसमें आपका कोसेक जनजाति है। तो इसका आंसर लेप्चा हो जाएगा। लंबी रेडियो तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो इसका है लॉन्ग रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम किस लेयर से ये परावर्तित हो जाती है एटमॉस्फेयर के? तो ये आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल से लॉन्ग वेव रेडिएशन आपका परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उनके स्थान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोटा राजस्थान में है, तारापुर, काकरापार, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार, काकरापार आपका गुजरात में। तो याद रखना काकरापार गुजरात में। इसका आंसर सी कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध नहीं है तो अफगानिस्तान, मतलब इसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, मतलब चारों तरफ से आपका किसी देश स्थल से घिरा है, तो वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो अफगानिस्तान तो है ही, मंगोलिया भी है, बोलीविया भी है, रूस नहीं है। रूस के आप जानते हैं कि ब्लैक उसका आपका समुद्री सीमा से वो साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना है आपका
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने, कैंटरबरी इसमें दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश का नाम है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का नाम लिखा हुआ है कैंटरबरी, पुस्ताज, वेल्ड, पंपास, और इधर देश का नाम है अर्जेंटीना, हंगरी, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो हंगरी पुस्ताज से रिलेटेड है, यानी बी का 2। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड से देश से संबंधित है। वेल्ड जो है आपका अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। पंपास आपका अर्जेंटीना से संबंधित है। यानी 3-2-4-1, 3-2-4-1। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना कि इस समय से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना कि ये कौन सा घास का मैदान है। कहीं ऑप्शन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, शीतोष्ण घास, तो आप क्या उसका आंसर होगा? तो यही सब शीतोष्ण घास के क्षेत्र है, कैंटरबरी, पुस्ताज, वेल्ड, पंपास। जाहिर सी लगता है ना कि वेल्ड अफ्रीका का क्षेत्र है, तो हो सकता है कि वहां पे नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपका सारा चीज जो है इसमें दिया है वो शीतोष्ण घास, कटिबंधीय घास है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ये भी, कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बैकाल झील या विक्टोरिया झील, क्या होगा इसका आंसर? लोकेशन के हिसाब से आप जान सकते हैं कि बैकाल झील जो है आप इसका है पर्ल ऑफ साइबेरिया है। विक्टोरिया झील तो आपका अफ्रीका में, तो वो पर्ल ऑफ साइबेरिया कैसे? नेक्स्ट प्रश्न के पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाला नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर, पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाली नॉर्वेस्टर जो है, इसको स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति आपको बंगाल की खाड़ी में होती है। ये तो सीधा प्रश्न है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, ये सतलज नदी आपको हिमालय की सभी श्रृंखला, जास्कर, और इसमें आपका ग्रेट हिमालय और शिवालिक, और शिवालिक, ये सभी को काटती है। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका आंसर होगा 8 बार। 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। 1968, 69, इसका ऑप्शन ही है इसमें 68, 69, 72, 77, फिर आपका इसका है इसमें 80, 95, 99, 80, 85, 99। देखेंगे तो यहाँ से +1, +3, 72, +5, +3, इस तरह से। उसके बाद +5, +4, ऐसे जोड़ेंगे तो +1, +3, +5, यहाँ तक तो ठीक है। फिर +3 यहाँ तक भी ठीक है। 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999। अब कब कब किसके समय में लगा ये भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट प्रश्न में ऐसे सवाल आएंगे तो उसमें डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री है? यही बात हमें भी अभी भी वही बात बोल रहे थे कि नेक्स्ट प्रश्न आपको ऐसे डिस्कशन के दौरान मिलेंगे। सतीश प्रसाद सिंह जो है इसमें 5 दिन का है। भोला पासवान शास्त्री जो है वो 2 बार बने हैं मुख्यमंत्री। एक बार इनका भी कार्यकाल 13 दिन का था। 13 दिन का एक बार, सबसे कम कार्यकाल 13 दिन का था, एक बार 1 वर्ष का था लगभग। और सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम कार्यकाल है तो 5 दिन का है। और केदार पांडे जो है, केदार पांडे का भी कार्यकाल 1 वर्ष का रहा। लेकिन अब सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल, भोला पासवान शास्त्री का कार्यकाल याद रखना है कि 28 जनवरी 1968 से लेकर आपका जो है 28 जनवरी, इसमें 5 दिन जोड़ लें तो इसमें 1 फरवरी 1968 हो जाएगा। यही कार्यकाल था सतीश प्रसाद सिंह, उसके बाद दोबारा मौका ही नहीं मिला। और 13 दिन में था 22 जून 1969 से 13 दिन इसमें ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 जुलाई 1969 तक। और एक बार आपका 4 जुलाई 1969। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो सतीश प्रसाद सिंह इसका आंसर होगा। 5 दिन तक बने रहे। इनका कार्यकाल जो था 28 जनवरी 1968 से लेकर के आपका 1 फरवरी 1969 तक।
ये था इनका कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था। दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका आंसर 1325 से 1391 याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 है और दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग ने नागदशक को पराजित किया था और नागदशक हर्यक वंश का शासक था। 412 बीसी से 394 बीसी। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व शिशुनाग का कालखंड है। इसने नागदशक हर्यक वंश के शासक नागदशक को पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं कि मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी। अब दो क्वेश्चन है, एक तो पाटलिपुत्र से आपको वैशाली किसने की थी, पाटलिपुत्र से वैशाली किसने की थी, और दूसरा वैशाली से पाटलिपुत्र किसने। अब हर्यक वंश के शासक था आपका मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किया था कालाशोक। कालाशोक आपका किया था। दूसरा जो है शिशुनाग, इसने पाटलिपुत्रा से वैशाली किया था। तो पाटलिपुत्रा से वैशाली किया था शिशुनाग ने और आपका वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा किया कालाशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिला कंटक और स्थूल मूसल जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया था। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिला कंटक और स्थूल मूसल जैसे नए हथियारों को किया था। तो ये वज्जी होगा। अब इसमें ऑप्शन ये प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वज्जी के विरुद्ध महाशिला कंटक और स्थूल मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। तो फिर आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। शिशुनाग, कालाशोक वो नागवंश आपका शिशुनाग वंश का था और ये अजात शत्रु आपका जो था वो हर्यक वंश का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था, लेकिन इसका समय आपको याद रखना है कि यह कब आया था। ईरानी अब्दुल लतीफ, इसको ध्यान रखना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया। 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो वह आपका जूट उत्पादन में पूर्णिया अग्रणी है। अब इसका क्रम याद रखेंगे, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, कटिहार। पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा और कटिहार। तो अगर ये चीज गायब कर दे, पूर्णिया ऑप्शन में नहीं रहे और तब ये पूछे कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो पूर्णिया नहीं है तो फिर दरभंगा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है आपदा प्रबंधन के लिए। तरह से बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये तीनों आपका मुंगेर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सहरसा, इसका यहाँ है 41 आपका 68%। सहरसा में सबसे कम है साक्षरता दर।
नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। अब इसमें लिखा भी है कि अनुच्छेद 163(1) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 163(1) में लिखा है कि जिन बातों का उल्लेख इस अनुच्छेद में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कृतियों का प्रयोग अपने विवेकानुसार करे। अब उन बातों को छोड़कर जो बातें जिसके लिए अपेक्षित है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे, अब उस बात को छोड़ करके बाकी जो सभी कृत्य हैं वो सभी कृत्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो जिसका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से, तो मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री। तो बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता? जिला परिषद अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपता? जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता। यह कहाँ उल्लेख है? तो पंचायती राज अधिनियम 2006 में इसका उल्लेख किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में इस बात का उल्लेख है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जूविन प्लेटफॉर्म से किससे संबंधित है? जूविन प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत सरकार द्वारा। अब ये क्या है? ये एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जैसे जूनोटिक टीकों का रियल टाइम ट्रैकिंग है। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ जूनोटिक वैक्सीन लाइक एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम। तो इससे रिलेटेड आपका एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जैसे जो है कि उसका जो टीका है उसका लिए रियल टाइम ट्रैकिंग कैसे किया जाए, उसका उस प्लेटफॉर्म को जूविन नाम दिया है, जूविन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा जानते हैं, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसका किस अनुच्छेद में किस भाग में उल्लेख है? तो ये 173 अनुच्छेद 173(b) में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 173(b) में यह उल्लेख है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 173 के बी में लिखा गया है, यह किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे है कि भारत में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण निम्नलिखित कथनों पर विचार। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा के बचाव के लिए टीका लगाना है। इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाना है। किसका? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एज याद रखना 9 से 14 वर्ष के बच्चियों के लिए पूछा जा सकता है ना ये प्रश्न कि जो ग्रीवा कैंसर है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, उसके बचाव के लिए जो ये आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका है वो कितने वर्ष के बच्चियों के लिए लगाया गया? तो 9 से 14 वर्ष के बच्चियों के लिए। इसे महिला एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन है कि मंत्रालय भी ध्यान रखना है कि आपको किस मंत्रालय के तहत। इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की तरफ से यह लगाया गया है। इसका आंसर ये दूसरा गलत है। भारत में महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है। सही है। स्तन कैंसर के बाद अगर जो सबसे जो ज्यादा प्रचलित है महिलाओं में, वो सबसे आम प्रचलन जो है वो आपका गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। इसका आंसर जो होगा आपका 1 और 3 होगा। कौन सा सही है? तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित में सत्कथन का चयन करें। अब 2025 में क्या है कि भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कुछ प्रस्तावित संशोधन किया जा रहा है।
उस संशोधन में क्या क्या है, तो इन संशोधनों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 100 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ देख सकते हैं, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 100% नहीं किया जा रहा। कितना परसेंट है, तो वो 49% तक। मतलब आप परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत में जो है वो 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन किया जा रहा है। निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में कुछ संशोधन किया जा रहा है ताकि आप उसको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि परमाणु क्षति होगा तो उसके लिए कुछ तो उसको रियायत या मिलना चाहिए ना, तो वो उसके लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 वर्तमान में परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। तो ये बात सही है कि जो 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम है उसमें निजी क्षेत्र को कहीं भी आपको कोई भागीदारी नहीं देता, यानी प्रतिबंध करता निजी क्षेत्र को। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और इसका आंसर जो सही कथन हो जाएगा कि कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक, यहाँ देखें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कि यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। केवल 2 ग्राम पंचायतों को A+ श्रेणी में शामिल थी। तो इसमें कौन सा सही है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया था, यह सही है। गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर था, यह भी सही है। केवल 2 ग्राम पंचायतों को A+ श्रेणी में शामिल थी, तो नहीं, किसी कोई भी ग्राम पंचायत इसमें A+ श्रेणी में नहीं आ सका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 से रिलेटेड है कि ओडिशा ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस स्थान को पहला स्थान हासिल किया है, किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो वो उड़ीसा है। बिहार शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से शामिल रहा नहीं, बिहार शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है, ये तो 13वें स्थान पे है, 13वां स्थान है इसका, ये ऑप्शन गलत है। यह सूचकांक राजकोषीय घाटे, ऋण स्तर और राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करता है। मतलब ये सूचकांक का आधार क्या है, तो आधार आपका राजकोषीय घाटा है, ऋण स्तर है, राजस्व प्रदर्शन है। राजकोषीय घाटा, ऋण स्तर और राजस्व जो आपने किया है उसी के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। अभी यूनेस्को में रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 प्राचीन ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है, 2 प्राचीन ग्रंथों को इसमें सम्मिलित किया गया। वो ग्रंथ कौन सा है, याद रखना है आपको, इसमें भागवत गीता और नाट्यशास्त्र इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के परियोजना के भाग के रूप में किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा, यह बात बिल्कुल सही है कि युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा। संग्रहालय का विकास ब्रिटिश संग्रहालय के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है, नहीं, ये फ्रांस तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका ध्यान रखना कि फ्रांस के संग्रहालय के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, आंसर जो इसका सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में संसदीय अनुवाद सेवाओं में जोड़ा गया है। अब क्या किए हैं कि ओम बिरला साहब ने, अध्यक्ष जो हमारे हैं लोकसभा स्पीकर, वो कुछ भाषाओं को संसदीय अनुवाद सेवा में जोड़ा है। 6 भाषा को संसदीय अनुवाद में जोड़ा है। बोडो,
डोगरी, उर्दू, बोडो, डोगरी, उर्दू, संस्कृत। 4 नंबर में चौथा संस्कृत है। उसके बाद इसमें जो है मणिपुरी, 5वां तो मणिपुरी है, इसमें मणिपुरी नहीं है, 5वां मणिपुरी और 6ठा मैथिली। अब ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन सा है, कोंकणी नहीं है, मैथिली है। तो 1 2 3 4 5 6 भाषा है इसमें, बोडो, डोगरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत और मणिपुर। तो चौथा को हटा देना, तीसरा कोंकणी इसमें हटा देगा, तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा 1 2 4 5। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा, यह किस स्थान पर स्थापित किया गया है? यह जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वेस्ट बंगाल। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल में। यह भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो उसका आंसर पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि हाल ही में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं सभा निम्नलिखित में किस देश में आयोजित हुई? रिसेंटली द 115th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक जो हुई थी, ये किस देश में आयोजित हुआ था? 150वीं था ये, इसका उज्बेकिस्तान है। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं। इसके साथ ही 2025 दुनिया भर में ग्लोबल जियो पार्क कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थान जोड़े। इसके साथ ही 2025 तक दुनिया भर में जो ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या 229 होगी। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं? 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नॉर्वे। पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की पहली फीचर फिल्म, पूरे तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग किया गया है। और यह दुनिया का ऐसा पहला फिल्म बनने वाला जो है, ये क्या है और किसके द्वारा बना है? तो इसके बारे में लिखा हुआ है आपका कि इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल पर निर्मित किया गया है। इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है, ये गलत है, नहीं, इसका निर्माण इसी गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो द्वारा किया गया। इसकी तरह से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं? यह है जो है माउंट कनलाओन। माउंट कनलाओन फिलीपींस में जो है अभी हाल में इस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह मध्य फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पे स्थित है। मध्य फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पे, मध्य फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर स्थित है यह माउंट कनलाओन। इसी पर अभी हाल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है? प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही करता है कौन सा? 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह प्रक्षेपित है। यह जो है आपका यह मिशन मुख्य रूप से अंतरिक्ष भूकंप मापी का उपयोग करके भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का मानचित्रण करने पर केंद्रित है। यह नहीं है, यह एक मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक रडार का उपयोग करके वैश्विक वन का पहला व्यापक माप प्रदान कारण में ज्ञान में वृद्धि होती है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उद्देश्य दृश्य प्रकाश संवेदकों का उपयोग करके समुद्री धाराओं की निगरानी करना है।
तो यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन का इसमें देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जाहिर सी बात है कि यह आपका जो है रडार से रिलेटेड होना चाहिए, अंतरिक्ष से रिलेटेड होना चाहिए। और तो इसका ऑप्शन में यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एक मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन का पहला व्यापक माप प्रदान करता है। इससे कार्बन भंडारण और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इवोल्यूशंस जो शुरू किया गया कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसके घटकों का स्टार्टअप का समर्थन प्रदान करना। प्रश्न जो है आपका कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों की हालिया वापसी से के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? अब 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों की हालिया वापसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका इसमें है कि आपका इसमें ऑप्शन देखें कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विलियमोर आईएसएस पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के लिए वापस लौट आए। 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद ये 286 दिन की यात्रा पर थे, तो सही बात है 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद वापस लौट आए। चालक दल स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पृथ्वी पर लौटा। रूसी अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ लौटे। ये बिल्कुल सही कथन है, सभी कथन। इसका आंसर डी हो। 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न कर ले कि लूपेक्स मिशन जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है, एक चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा संचालित किया गया है। अब लूपेक्स मिशन चंद्रयान 5 पूछा जा सकता है कि लूपेक्स मिशन जिसे चंद्रयान 5 के नाम से जाना था, इसे किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसमें इसरो और जाक्सा, इसरो एंड जाक्सा के द्वारा भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किए गए भारत पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एआई मिशन के तहत जो लॉन्च किया गया एआई कंप्यूट पोर्टल, इसको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को जीपीयू एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल प्रदान करना। इस तरह से बहुत ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा आप इसको रिवाइज करके बार बार कर सकते हैं कि भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को जीपीयू एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल प्रदान करना है। भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च बाय एआई कंप्यूट पोर्टल। और लूपेक्स मिशन याद रखना कि किसके किसके बीच में ये संयुक्त रूप से लॉन्च किया जा रहा है। लूपेक्स है भी क्या, तो ये भी याद रखना, चंद्रयान 5 है उसका नाम, और इसे इसरो और जाक्सा के द्वारा संचालित किया जाए। अब है कि नोबेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची है और उसमें किस किस वर्ग में यह सूची मिला है उसको देखना है कि निहॉन हिंदांक्यो, हांगकांग, जॉन जम्पर, एरन डॉरन स्माग्लू। डॉरन स्माग्लू जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, जॉन जम्पर रसायन विज्ञान से है, निहाल हिंदांको शांति से संबंधित है, यानी ए का 2, और बी हांगकांग आपका साहित्य से है। बाकी सब सही है, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए इसका सही है। निहान हिंदांक्यो शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता है, हांगकांग आपको साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता है, जॉन जम्पर आपका रसायन विज्ञान के भी विजेता है नोबेल पुरस्कार में, और ये आपका स्मग्लू है साहब, डॉरन स्मग्लू अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। इसका आंसर आपको बता दिए हैं। आईसीसी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार, दोनों पुरस्कार जीते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। स्मृति मानधना को आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है मेली केयर को चुना गया है, मेली केयर। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? मेली केयर। ऑप्शन गलत है, स्मृति मानधना नहीं है इसमें। न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, यह बात सही है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है
का पुरस्कार न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर यानी मेली केयर इसको कह करके आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन में। इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर 1, 3 और 4 होगा, ऑप्शन में 1, 3 और 4 ये आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश कथन सही है, कौन सा कथन सही है? मिस वर्ल्ड 2025, इसको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया था, ये सही है। थाईलैंड की ओपेल सुचाता चुओगोश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, यह बात भी सही है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मेक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स का 2024 का जीता, यह भी बात सही है। मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? क्वेश्चन देख लें, मिस वर्ल्ड 2025 में भारत में आयोजित हुआ, सही बात है। थाईलैंड चाहता मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता, तो ये याद रखना है कि ओपेल सुचाता चुओगोश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। डेनमार्क की में आयोजित यूनिवर्स 2024 जीता। अब मिस बात है और मिस वर्ल्ड की बात है, तो मिस वर्ल्ड तो यहाँ आंसर दिया है 2025 का जीता, लेकिन मिस यूनिवर्स का ये गलत है। मिस यूनिवर्स का जो भारत का प्रतिनिधित्व आपका किया है वह आपका मिस यूनिवर्स में नंदनी गुप्ता ने नहीं किया है, वह मिस वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया नंदनी गुप्ता ने, यह कथन गलत है। आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में है कि यूनेपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2024 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के संबंधित कथनों, भारतीय पर्यावरणविद अरे यार भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को यूनेपी से अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यूनेपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें, ज्यादा प्रश्न नहीं है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित किस देश की रॉयल नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया? हाल ही में अदन की खाड़ी में किस देश की रॉयल सेना के साथ, नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास जो हुआ है वह भारत और न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ हुआ। अब जाहिर सी बात है समुद्री नौसेना का जो अभ्यास होगा वह समुद्री व्यापार को और समुद्री व्यापार को सुचारू रूप से संचालित या रणनीतिक रूप से वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है समुद्री व्यापार की दृष्टि से, तो उसको सुरक्षित प्रदान करना उसका अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होगा। तो पैसेज अभ्यास याद रखना है, पैसेज अभ्यास, पैसेज या अभ्यास यहाँ लिख सकते हैं, पैसेज एक्सरसाइज, ये आपका न्यूजीलैंड की नौसेना और भारत की नौसेना अदन की खाड़ी में। कहाँ आयोजित हुआ अदन की खाड़ी? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, डी गुकेश शतरंज में अपनी उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे। 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें शारीरिक रूप से सक्षम और पैरा खेल दोनों श्रेणियों के एथलीट शामिल थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार? 32 खिलाड़ियों। और डी गुकेश शतरंज में कौन सा पुरस्कार जीते? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और महिला हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला, हरमनप्रीत सिंह, ना कि हरमनप्रीत कौर को। तो यह हरमनप्रीत सिंह को मिला है, लेकिन यह भी याद रखना है ना कि महिला से। पुरुष हॉकी ये तो गलत, पुरुष हॉकी से संबंधित है आपका हरमनप्रीत सिंह को आपको क्या मिला है? तो उनके प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कार मिला है। तो ये आंसर इसका 1 और 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें कि पद्म पुरस्कार 2025 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। यहीं से प्रश्न आ जाता है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई? 139, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। बिहार की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, ना कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण
से सम्मानित किया गया। ये सब चीज बहुत बारीक है, जहां से आपको मतलब कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप वहां पे कंफ्यूज कर सकें कि पद्म भूषण ही मिला है या पद्म विभूषण मिला है। तो इसको ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, ना कि पद्म भूषण। इसलिए ये जापान के व्यापार और उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका 1 और 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना है? फिर वही बात, फिर अब यहाँ से 54वां हस्ताक्षरकर्ता नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता जताई। अब आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस समझौता आपका शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। नासा के सहयोग से कौन सा देश अभी 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना? तो बांग्लादेश इसका आंसर है। ये याद रखना कि बांग्लादेश अभी कौन कौन सा क्रम में ये इसका हस्ताक्षर करना, 54वां, दोनों याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में साहित्यिक पुरस्कारों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न आपका किस परीक्षा में है? तो इस साल का पटना लॉ यूनिवर्सिटी का जो लॉ कॉलेज का जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न डाला गया है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो प्रश्न कहाँ से आ जाएंगे सीधे सीधे, वो आप नहीं कर सकते। सोचिए, ये प्रश्न है आपका, साधु भद्रेश दास को मलयालम की रचना रौद्र सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया। मलयालम भाषा के लिए नहीं, यह संस्कृत के थे, उन्हीं से रिलेटेड है। संस्कृत का स्वामी नारायण सिद्धांत, संस्कृत कार्य स्वामी नारायण सिद्धांत से, नारायण सिद्धांत, स्वामी नारायण सिद्धांत जो है उसके लिए इसको साधु भद्रेदास को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया। ये बात याद रखना, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया? साधु भद्रेदास को। लेकिन मलयालम भाषा नहीं है, वो संस्कृत कार्य के लिए मिला, तो ये ऑप्शन गलत है। पुष्पा भारती को उनकी हिंदी रचना यादें यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान 2027 प्रदान किया गया था। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2024 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख संबंध में लिखित पर विचार कीजिए। अब 2024 में जो जो हस्ताक्षर हुआ उससे संबंधित देखिए, क्या आपने उस पर पता है भी है या नहीं। भारत ने लिथियम अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और भारत ने गुजरात के लोथल में एक समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह भी बात भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर दोनों। आज थोड़ा सा समय का अभाव की वजह से इस तरह से थोड़ा सा डिस्कशन किया। कुछ कॉल भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट समय से इसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखा जाएगा। जल्दी से आप इसको करते हैं। चक्रवात, इसको मिलाइए, चक्रवात संबंध किससे है? चक्रवात दाना, टाइफून यागी, टाइफून केथरॉन और चक्रवात शक्ति। अब बताइए कि ये कहाँ कहाँ से उससे प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे दिया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, भारत का पूर्वी तट, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस। अब ये है कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध टाइफून यागी के, यानी कि C का 3 ये सही है। C का 3, C का 4, C का 2, C का, यही ऑप्शन निकल गया। A का इसका आंसर होगा। बाकी आप इसको मिला सकते हैं यहाँ से। चक्रवात शक्ति जो है आपका बंगाल की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट है, 2 इसका आंसर होगा। चक्रवात दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और टाइफून केथरॉन ताइवान और फिलीपींस से संबंधित है। ये सिर्फ पहला क्रम उल्टा था, 1 के वाला 2, 2 के वाला 1। तो ये तरह से 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। अब ये इस तरह से मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व आप करते रहेंगे। लेकिन कुछ प्रश्नों को हम जैसे देख सकते हैं कि 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20%, 1 ढाई, तो 200 का 10%, 20 खिलाड़ी 20 खिलौने ममता को, फिर
अब दिवाकर को यहाँ लिखा है 20 खिलौने दिवाकर को, 10 ममता को, 20% ममता को, यानी कि 200 का 20%, 40 ममता को, और 1 दहाई खिलौने करण को। तो एक खिलौने 20 दहाई 20 हो गया था, यानी 20 40 60 20 80, 80 घटा दें कितने खिलौने बचे तो 120 हो गया। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान और पिता का एकमात्र पुत्र है। एक फोटो की संकेत करते हुए राम ने क्या कहा, इसकी माता, राम ने कहा माता इसकी हो गई एक की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान तो यही हो गया, राम ही हो गया। मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो पिता ये अपने ये अब मेरा पुत्र है, यानी स्वयं के बारे में करा। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले वोट, यानी वोट कितना 5580 वोट प्राप्त हुआ। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तब 100% वोट प्राप्त 5580 वोटों से हार गया।